नमस्कार बच्चों, आइए 8th क्लास के 4th चैप्टर का वीडियो नंबर 2 देखें। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, यानी कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। The lives of tribal group changed during British rule. Let us see what these changes were. ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। और देखें ये बदलाव क्या थे, कैसे हुए। What happened to tribal chief? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chief were important people. अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. तो उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. तो कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन व वन संपदा के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। अंडर ब्रिटिश रूल के अनुसार द फंक्शन एंड पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसीडरेबली। तो ब्रिटिश नियम के अनुसार उन्हें ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। They also had to pay tribal to the British and discipline the tribal group on behalf of the British. तो उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें समूह को अनुशासन में रखना होता था। They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. वे परंपरागत कामों को करने से में लाचार हो गए। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। What happened to the shifting cultivators? जो घुमंतु काश्तकार होते थे उनका क्या हुआ। The British were uncomfortable with group who moved about and did not have a fixed home. ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह पर ठहर कर नहीं रहते थे। They wanted tribal
They wanted tribal groups of settle down and become peasants, cultivators. तो वे चाहते थे कि आदिवासियों के जो जो आदिवासी होते थे उनके समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें ताकि वे खेती कर सकें. सेटल्ड पीजेंट्स वर easier to control and administer than people who were always on move. तो एक ये बहुत बड़ी समस्या थी अंग्रेज़ों के लिए. अंग्रेज़ अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे. तो स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था उनके लिए. The British also wanted a regular revenue source of the state, यानी कि वो रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे. So they introduced land settlements, that is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. तो उसके बाद उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए. उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया. Some peasants were declared landowner, other tenants. तो उसमें से कुछ को तो उन्होंने भूस्वामी बना दिया गया और जो दूसरे थे उनको पट्टेदार घोषित कर दिया गया. As you have seen chapter 2, tenants were to pay rent to the landowner. जो ये पट्टेदार थे किसान वे लैंड ओनर को रेंट देते थे. Who in turn paid revenue to the state. और उसके बदले जो लैंड ओनर होता था वो स्टेट को रिवेन्यू देता था, टैक्स देता था. The British effort to settle झूम कल्टिवेटर्स was not very successful. जो ये ब्रिटिश का जो एफर्ट था ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. Settled plough cultivate is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. तो ऐसी जगह पे कल्टीवेशन आसान नहीं होता जहाँ पे पानी भी कम हो और ज़मीन भी सूखी हो. In fact, झूम cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yield. तो इस वास्तव में जो झूम कल्टीवेटर होते थे घूम कर खेती करने वाले होते थे उन्हें इससे बहुत कष्ट होता था और इसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था खेती करने में. सो दी झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. तो इसीलिए जो झूम कल्टीवेटर होते थे नॉर्थ इंडिया में वो क्या करते थे, परंपरागत खेती कर रहे थे लगातार. फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो व्यापक रूप से उनका विरोध किया गया, अंग्रेज़ों का विरोध हुआ और आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी. ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई. इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. जो वन कानून थे उनके प्रभाव. The life of tribal groups
as you have seen was directly connected to the forest. जैसा कि आपने देखा आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था. So changes in forest law had a considerable effect on tribal lives. तो जो ये बदलाव हुआ वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सारे जंगल को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया उनके ऊपर और जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड. तो कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया. ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों को ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा करनी होती थी. इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव. उनको घूमने की इजाज़त नहीं थी इन जंगलों में. प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन और ये परंपरागत खेती की इजाज़त नहीं थी. कलेक्ट फ्रूट एंड हंट एनिमल, ना ही शिकार करने की और फ्रूट की. हाउ वर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन. तो ऐसे में ये जो झूम काश्तकार थे किस तरह जिंदा रह सकते थे. मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. तो इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा. बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द लिविंग इनसाइड forests, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut tree for railway sleepers and to transport logs? logs होते हैं लकड़ी के गट्ठे. जैसा ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई. समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मज़दूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए. तो कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप ए सोल्यूशन. तो जो ऑफिसर्स थे कॉलोनियल, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला. दे डिसाइडेड दैट कि उन्होंने एक फैसला लिया. दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट. कि जंगल में एक थोड़ा सा छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा उन्हें खेती के लिए देंगे. अलाउ देम टू कल्टीवेट, उन्हें इजाज़त मिलेगी खेती करने की. दीज ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर, इस शर्त पे, दैट कि दोज हु लिव्ड इन दी विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड, जो विलेज इनको आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनमें रहना होगा और लेबर मजदूरी करनी होगी. टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए. एंड लुक आफ्टर दी फॉरेस्ट, और जंगल की देखभाल भी करनी होगी. So in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. तो उससे क्या हुआ कि इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव
बसा दिए। नेक्स्ट पेज पे, मैनी ट्राइबल ग्रुप रीज्ड अगेंस्ट द colonial forest law. They disobeyed the new rules, continued with the practices that were declared illegal, and at time rose in open rebellion. Rebellion होता है बगावत. Such was the revolt of सोनग्राम संगमा in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930 in the central provinces. तो बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। तो कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की, बगावत कर चुके थे, जैसा कि 1906 में सोनग्राम संगमा के द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी का उदाहरण है। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड, व्यापार की समस्या। ड्यूरिंग द 19th century ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लोन एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। 19वीं शताब्दी के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स ने पाया कि ट्रेडर्स यानी व्यापारी एंड मनी लेंडर जो थे वो इधर उधर वनों में आते जाते हैं, आना जाना शुरू कर दिया। वांटेड टू बाय फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी ये वन से जो ये चीज़ एकत्रित करते थे या उगाते थे, उनके बदले वो कैश लोन का भी ऑफ़र देते थे और उनके लिए उनको काम के लिए भी पूछते थे। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। तो उन्होंने जो आदिवासी थे इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स। आइए देखें कि जो सिल्क उगाने वाले थे, पैदा करने वाले थे, उनके बारे में जानें। इन द 18th century, 18वीं शताब्दी में इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट। जो इंडियन जो सिल्क था उसकी डिमांड यूरोप में हो गई, बढ़ गई। द फाइन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क, जो भारतीय जो सिल्क था, रेशम था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वाज हाईली वैल्यू, बहुत अच्छी उसकी वैल्यू थी। एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली, और ये जो इसका एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ गया था। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने देखा कि भारत का निर्यात हो तेज़ी से बढ़ रहा है। उनके कंपनी के ऑफिसर्स ने इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर दिया। हजारीबाग, ये वर्तमान झारखंड है। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर द संथाल रियर्ड कोकुन्स। ये कोकुन्स होता है रेशम का कच्चा माल, कर्मिकोश बोलते हैं जिनको। The traders dealing in silk sent in their agent who gave loans to tribal people and collected the cocoons.
तो क्या था कि आसपास के रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के जो व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनके जो ये कोकून होते थे उनको इकट्ठा कर लेते थे। तो द ग्रोअर्स वर पेड 3 to 4 रुपीज़ फॉर 1000 कोकून। 1000 के बदले उन्हें केवल 3-4 रुपये ही मिलते थे, पेड होते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्डवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। तो जो ये कर्मी कोष थे बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना मुनाफा मिलता था। दी मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज्ड डील बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोवर। एक्सपोर्टर और सिल्क ग्रोवर के बीच की कड़ी होते थे ये, इसलिए इनको मिडल मैन बोलते थे। मेड ह्यूज प्रॉफिट, ये बहुत भारी मुनाफा कमाते थे। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल, और जो इसका उत्पादक करने वाले थे ये किसान थे, इन्हें बहुत ही कम कीमत मिलती थी। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप, ये समझने वाली बात है कि जो कई ट्राइबल ग्रुप थे उन्होंने मार्केट को देखा और समझा। एंड दी ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमी, जो ये ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके मेन दुश्मन हैं। इसके बाद है अगले पेज पर द सर्च ऑफ वर्क, यानी काम की तलाश। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining became an important industry. काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस इन ऑफ झारखंड। तो बहुत भारी संख्या में ये मज़दूरों की भर्ती की गई असम के चाय बागानों में और झारखंड के कोयला खदानों में। तो दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ठेकेदार, इनको ठेकेदारों के द्वारा भर्ती किया गया। हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस, जो बहुत ही कम वेतन देते थे। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्न होम, और उनको घर वापसी पर भी प्रतिबंध लगाए रखते थे। एक क्लोजर लुक, एक नज़दीक से देखने पर, नज़दीक की नज़र में। थ्रू द 19th and 20th centuries, tribal group in different part of the country rebelled against the changes in law, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। दी कोल्स रिबल इन 1831 to 32, Santals rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India broke out in
1910 and the Warli revolt in Maharashtra in 1940. तो 1831-32 में कोल आदिवासियों ने 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में अलीवर विद्रोह हुआ. The movement that Birsa led was one such movement. तो जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था. अब हम बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा करेंगे. ये बिरसा मुंडा के द्वारा जो गीत गाया गया बना गया है ये वो है, इसको भी पढ़ें. आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें. बिरसा was born in the mid 1870 यानी 1870 के दशक में के मध्य में बिरसा का जन्म हुआ. बिरसा मुंडा का सन ऑफ द पुअर फादर, ये एक बहुत ही गरीब पिता के पुत्र थे. ही ग्रीव अप अराउंड द फॉरेस्ट्स ऑफ बोहंडा, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local अखाड़ा. तो ये बोहंडा के जंगलों में इधर उधर इनका जन्म हुआ और इनका मुख्य जो कार्य था भेड़ चराना, खेलना, डांसिंग करना अखाड़ों में, लोकल अखाड़ों में. फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क. इनके पिता को गरीबी के कारण काम की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था. एज एन एडोलसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड saw the Sirdars leaders of community urging the people to